हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संवेद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्ट सीरीज लगातार चल रही है और फैक्ट सीरीज में आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट हमारा है वो कौन सा है। पहला, फाहियान जो है ये 5वीं सदी में आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो फाहियान एक यात्री हैं, आप जानते हैं कि ये जो है आए हुए थे 5वीं सदी में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आए हुए थे। ठीक है। हुएनसांग कब आए हुए थे? हुएनसांग 7वीं सदी में आए हुए थे। कब आए थे? हर्षवर्धन के समय। और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है जिसका नाम है सी यू की। तो सी यू की नाम से हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किसका यात्रा वृत्तांत सी यू की कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे? हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है वो सी यू की कहलाता है। 7वीं सदी में आए थे। किसके समय? हर्षवर्धन के समय आए थे। वहीं इत्सिंग की बात करें तो ये भी 7वीं सदी के अंत में आए थे। और आप देखेंगे अन्य अगर यात्रियों की बात करें तो संयुगन दिखाई पड़ता है, ये 515 से 520 एडी के मध्य में आए थे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले यात्री से लेकर के लास्ट तक यात्री। तो 5वीं सदी के प्रारंभ में सबसे पहले आपके फाहियान आए थे। फाहियान आए थे। और फाहियान के बाद में फिर कौन आया? फाहियान के बाद में संयुगन आए आपके। फाहियान के बाद में कौन आया? संयुगन आए। संयुगन के बाद में हुएनसांग आए आपके। हुएनसांग आए। और हुएनसांग के बाद में कौन आया? हुएनसांग के बाद में इत्सिंग आए। कौन आया? इत्सिंग आए। तो आपसे 4 यात्रियों का क्रम अगर पूछ ले कि सबसे पहले से सबसे लास्ट में कौन, तो सबसे पहले फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए। संयुगन 515 से 520 एडी में आए। दूसरे नंबर पर ये आए। और तीसरे नंबर पर फिर हुएनसांग आए हर्षवर्धन के समय। और चौथे नंबर पर 7वीं सदी के अंत में आपके इत्सिंग आए थे। ठीक है। अब वही यात्रियों में बात करें, अल बरूनी, ये आप देखेंगे 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए और इनकी 2 पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं। पहले पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद और दूसरे पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। तो आपसे कभी कभी ये किताबें पूछी भी जाती हैं कि अल बरूनी की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो तहकीक ए हिंद, ठीक है, और दूसरा किताब उल हिंद नाम से 2 रचनाएं हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इब्न बतूता ये यात्री आया हुआ था। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये किसके समय आए थे? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और उस समय भारत की परिस्थितियों को उन्होंने रेहला नामक किताब में उद्घाटित किया। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला जो है वो इनकी किताब है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या किया? इनको दिल्ली का काजी, काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया और इनको चाइना भी भेजा गया था। तो कभी आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने किसको चाइना भेजा था, तो आप देखेंगे कि भारत का राजदूत, खासकर एमबीटी का राजदूत बना करके इब्न बतूता को कहां भेजा गया था? चाइना भेजा गया था। किसने भेजा था? एमबीटी ने भेजा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इन्होंने काजी की भूमिका निभाई, खासकर एक प्रकार से न्यायाधीश। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश होता है। क्या होता है? न्यायाधीश की भूमिका निभाई। ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है रेहला। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने सैंधो सभ्यता का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी लोगों को पता है कि भारत की पहली विकसित सभ्यता हमें दिखाई पड़ती, नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है। और नगरीय सभ्यता का सर्वप्रथम जिसने पता लगाया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है चार्ल्स मैसन। ये पॉइंट, ये शब्द आपको याद रखना है। 1826 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधो सभ्यता का पता लगाया। और आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोकेशन बेस्ड अगर सवाल अगर आपसे पूछे तो वर्ष 1921 में जॉन मार्शल जो आपके पुरातत्वविद हैं, इनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि एक उत्खनन करता है जिनका नाम है दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की है। तो उत्खननकर्ता किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व जॉन मार्शल कर रहे थे और जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी जी, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल आपको पता है कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। ठीक है। और वहीं दूसरा स्थल इन्हीं जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दूसरा स्थल जो हमें दिखाई पड़ता है 1922 में खोज की है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, इसकी खोज जो है किसने की है? राखल दास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब की है? 1922 में की है। मोहनजोदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे दिखाई पड़ता है।
और वहीं अगर हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर दिखाई पड़ता है। तो चलिए दूसरी स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को। तो यहाँ पर आप देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान दिखाई पड़ती है। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो नगर योजना है वो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नगर योजना के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि दुर्ग जो है उच्च दुर्ग, निम्न दुर्ग दिखाई पड़ता है। उच्च दुर्ग में नगर योजना में 2 दुर्ग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उच्च दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, निम्न दुर्ग में आप देखेंगे कि कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, अन्य जो आपके देखेंगे कर्मकार दिखाई पड़ते हैं, ये सब रहते थे, ठीक है। तो नगर योजना की बात करें, सिटी प्लान की बात करें तो यहाँ पर सिटी प्लान जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना में समानता दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? समानता दिखाई पड़ती है। वहीं अगर आप सभी लोग बात करें, नगर योजना व्यापक शब्द है। नगर योजना में न केवल आपका जो है एक प्रकार से बस्ती दिखाई पड़ती है, इसके साथ साथ सड़कें भी दिखाई पड़ती हैं। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियां जो है एक प्रकार से घर की नालियां मुख्य सड़क वाली नाली से जुड़ी होती थी। साथ ही साथ आप देखेंगे बृहत स्नानागार दिखाई पड़ता है, बृहत अन्नागार दिखाई पड़ता है, ठीक है। खिड़कियां जो है मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके आप देखेंगे कि घर के पीछे की दरवाजे की तरफ जो है खिड़कियां खुलती थी। तो इस तरीके से नगर योजना के अंतर्गत न केवल आपकी सिटी प्लान के अंतर्गत न केवल बस्ती दिखाई पड़ती, साथ ही साथ अन्य सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इस तरीके से भी चीजें दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। यहाँ की जो सिटी प्लान है वो एक समान दिखाई पड़ती, ठीक है। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी पक्की ईंटों के का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कालीबंगा जो लोकेशन है वो राजस्थान में है, रंगपुर आपका पंजाब में दिखाई पड़ता है। यहाँ रंगपुर आपका कहाँ पर दिखाई पड़ता है? ये है आपका गुजरात में, ठीक है। रंगपुर गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब में है। तो रंगपुर गुजरात में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ इनको छोड़ करके सभी में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 2 जगहों पर कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर विशाल स्नानागार, अन्नागार दिखाई पड़ता है। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा में कौन कौन से लोकेशन, कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर कब्रिस्तान R37 पाया गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, CDS में पूछा गया था कि R37 कब्रिस्तान किस लोकेशन से मिला है, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा से मिला है। शवाधान पेटिका भी आपका हड़प्पा से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और इसी से कहा जाता है कि मातृ देवी की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ती है। तो हड़प्पा सभ्यता, ऐसा पूछा भी जाता है कई सारे एग्जामिनेशन में कि किस तरीके का सब जो है वहां पर समाज दिखाई पड़ता है। तो मातृ सत्तात्मक समाज हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ता है, जो कि यहाँ पर स्त्री की पूजा की जाती थी। तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा न केवल स्त्री के पूजनीय होने का संकेत है, साथ ही साथ प्रकृति को यानी पर्यावरण को व्यवस्थित रूप देने का भी साक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा ये कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से मिला है। संघ का बना हुआ बैल जो है वो हड़प्पा से मिला है। अर्ध औद्योगिक नगर, ये भी एक बार जो है PCS में पूछा जा चुका है कि जो आपका अर्ध औद्योगिक नगर है वो कहां से फाइंड हुआ है? हड़प्पा से। स्वास्तिक और चक्र का जो आजकल हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके बना रहता है ना, तो ऐसे करके जो बना रहता है स्वास्तिक का चिन्ह, तो वो जो चिन्ह है वो आप देखेंगे कहां से हमें दिखाई पड़ता है? स्वास्तिक का चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है हड़प्पा से, ठीक है। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो, मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला लोकेशन भी वही है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, दाहिने तट पर मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिली है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहां से मिला है, तो आपसे बताया जाएगा कि हड़प्पा से मिला हुआ है। वहीं मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये पॉइंट कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे 5 स्टार वाला पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा ये हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति, और साथ ही साथ कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो आप देखेंगे कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो हमें कहां से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है? वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों पॉइंट आपके 5 स्टार वाले हैं, इनको आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से, मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। वहीं मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति, पशुपतनाथ आपको पता है कि नेपाल में है,
और उसकी मूर्ति की बात करें, भगवान शिव की बात चल रही है, भगवान शिव की आराधना की बात चल रही है, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या बताइए आप सभी लोग की जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर बने हुए थे। तो आप कहेंगे मंदिर नहीं बने हुए थे, लेकिन मूर्तियों की पूजा जरूर होती थी, पूजा प्रचलन पद्धति जरूर हमारे यहाँ थी। तो पशुपतनाथ की जो मूर्ति है, मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला है। तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर याद रखिए, सूती कपड़े का साक्ष्य तो यहाँ से मिला है, लेकिन एक लोकेशन और है जहां पर सूती की छाप मिला है। तो कालीबंगा राजस्थान का एक क्षेत्र है, कालीबंगा, यहाँ पर आप देखेंगे सूती कपड़े का छाप मिला है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। जब पूछे सूती कपड़े की छाप कहां से मिली है, तो आप बताएंगे कालीबंगा। जब आपसे पूछे कि सूती कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप क्या बताएंगे, तब आप मोहनजोदड़ो बताएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। वहीं एक पॉइंट और दिखाई पड़ता है, हाथी का कपाल खंड, ये कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं नाव के चित्र की बात करें, तो नाव का जो चित्र है, नाव का मॉडल, वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक लोकेशन है हड़प्पा, एक लोकेशन है लोथल, वहां से भी आप देखेंगे नाव के चित्र जो है आपके मिले हुए हैं। तो चूंकि आपको पता है कि हड़प्पा जो लोथल है वो आपका बंदरगाह वाला क्षेत्र है, तो ऐसे कंडीशन में नाव के चित्र वहां से भी मिले हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमें कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला। तो दो लोकेशन से नाव के चित्र या नाव के मॉडल दिखाई पड़ते, एक तो लोथल जो गुजरात में है, और दूसरा जो है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। मिट्टी का जो तराजू है, ये कहां से मिला है, ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो जो रटने वाले पॉइंट है, मतलब आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। चौहनदड़ो के स्थान है, आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान में एक स्थान है, मोहनजोदड़ो के दक्षिणी हिस्से में, सिंधु नदी के किनारे है। यहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत हाथी भी यहीं से मिला है। कंघा, लिपस्टिक, देखिए यहाँ पर जो है आपके सजने संवरने का भी स्थान मिल रहा है। ठीक है, तो लोग अभी से ही शौकीन नहीं होते थे, सुंदरता के जो आभूषण होते थे वो पहले भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो अभी अभी जो प्रचलन चला है सजने संवरने का, कि आपको जो है खूब सुंदर कोई दिख रहा है और आपने एक गिलास पानी उसके ऊपर फेंक दिया तो सारी वास्तविकता सामने आ गई। तो ये पहले से भी प्रचलन में हमारे यहाँ था कि हमारे यहाँ कंघा और लिपस्टिक लगाने की जो परंपरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। तो चौहनदड़ो नामक स्थान है जो आप देखेंगे कि हमें मोहनजोदड़ो के दक्षिण में मिलेगा, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, यहीं से कंघा और लिपस्टिक मिला है। चार पहिया वाली गाड़ी, अगर आप गाड़ी के शौकीन है, अगर आपको बताना है देखिए चार पहिया की गाड़ी हम अभी से नहीं पहले से ही चला रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हमने चौहनदड़ो पर एक स्थान खोजा था जहां पर जो है चौहनदड़ो से ही हमें चार पहिया वाली गाड़ी मिली थी। मनके की बात करें, मनका क्या होता था भाई, मनका आपको पता है कि मोतियों का एक प्रकार से आभूषण होता था। औरतों के लिए आभूषण, मनका मतलब जो गले का हार होता था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके मनका बनाया जाता था, मोतियों की माला आप कह सकते थे, उसको मनका कहा जाता था, उसको स्त्रियां पहनती थी। ठीक है, तो ये भी आभूषण जो है मन का, ये चौहनदड़ो से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं। तो आपसे पूछेगा कि भाई अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान जो घग्गर नदी के किनारे है, यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। वो भी कितनी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से कहा जाता है कि भाई खेती बाड़ी भी ये लोग करते थे। कालीबंगा का एक स्थान है राजस्थान में, यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कांच व मिट्टी की चूड़ियां यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब ही क्या हुआ, काली बंगा का मतलब ये हुआ कांच की चूड़ियां, काली बंगा, बंगा का मतलब होता है जो आप हाथ में पहनते चूड़ियां। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सिलबट्टा, देखिए चटनी उटनी खाने के लिए जो है, टमाटर चटनी, धनिया की चटनी, ये सब बनाने के लिए कालीबंगा में जो है सिलबट्टा का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सूती कपड़े की छाप की जब बात आए तो कालीबंगा, सूती कपड़े का बात आए तो मोहनजोदड़ो आपको ध्यान में रखना है। माणिक एवं मिट्टी के मनके, मिट्टी के मनके जो है ये भी आप देखेंगे। माणिक मतलब मणि, माणिक का मतलब क्या होता है, मणि, और मिट्टी के मनके का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के मनके आपके बनते थे वो। तो ये भी आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है, ये भी हमें दिखाई पड़ता है क्या, इन क्षेत्रों से। तो दोस्तों ये आज का सेशन रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कुछ कम ड्यूरेशन के रखे जाएं, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जल्दी से याद नहीं होते हैं। इनको कभी आप कहीं जा रहे हैं तो आप
इन जनरल देख लिया करिए, 10-12 मिनट का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब अगला जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का आपका सेशन रहेगा वो कल की वीडियो में हम लोग साझा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।